गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में हो गया था घाटा। घाटे के बाद हमने घाटे का एक आध सवाल किया था। हानि हुई ना, हानि का हमने सवाल किया था। हमने यही कहा था कि अगली क्लास में बाकी हानियों के सवाल करने हैं, दक्षता के सवाल करने हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के सवाल करने हैं। तो सबसे पहला तो मेरा प्रश्न ये है कि कोई बंदा है जिसका डाउट हो तो डाउट पहले पूछ लो, जो हमने पढ़ा है वहाँ तक। और कोई न्यूमेरिकल का डाउट है तो भी पूछ सकता है, कोई चिंता वाला मामला नहीं है। तब तक आप रामबाण बुक लेके आ जाओ, मैं सवाल करवा देता हूँ कुछ। आप पूछ लो भाई, फटाफट पूछो। इतना रामायण है क्या? वह तू बैठ जा वापस। तब तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी तक जो पढ़ा किसी का डाउट है क्या कोई? एक मिनट भाई, हाँ क्या कह रहे हो? संपनर परीक्षण क्या होता है? संपनर परीक्षण में हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो एक के बाद एक क्रम में जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे बैक टू बैक कहते हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य होता है, हम ज्ञात करना चाहते हैं कि दक्षता कितनी है, हम ज्ञात करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर में तापमान में वृद्धि कितनी हुई, हम ज्ञात करना चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है। यह संपन्न परीक्षण है। स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में आपको कहने की वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर के अंदर, शॉर्ट सर्किट जो परीक्षण था उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको शॉर्ट किया था उसका वोल्टेज कम था। ये मैंने लिखा है। वोल्टेज कम होने का मतलब है स्टेप डाउन। और वहां पर मैंने लिखा था ओपन में कि आपने मापक यंत्र लगाए थे कम वोल्टेज की साइड में, ज्यादा वोल्टेज की साइड में खुला है, तो वो हो गया स्टेप अप। ऑटोमेटिक बात है, वोल्टेज से पता होता है। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं भाई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर टर्न रेशियो आता है, N2/N1 टर्न रेशियो है। और N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2 बराबर K, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो टर्न रेशियो ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। और कोई सवाल? चलो, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके एक न्यूमेरिकल किया था, हम 2-3 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ठीक है? किसी ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार पर किसी ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार पर कॉपर हानि 6400 वाट तथा आयरन हानि किसी ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार पर कॉपर हानि 6400 वाट
तथा आयरन हानि 1200 वाट है तो तो 75% लोड पर कुल हानि ज्ञात करो। छः हजार हो गया। कितना आया? 6000 आया। वही नहीं। देखो कि हमारे पास लोड कितना परसेंट है? 75। 75% का मतलब ही क्या लिखते हैं? 3/4। ठीक है। जो हमारे पास कॉपर हानि है वो किसके समानुपाती है भाई? लोड के वर्ग के समानुपाती। अच्छा, इसका मतलब हो गया कॉपर हानि जो है, लोड कितना है भाई? 3/4। 3/4 के स्क्वायर के समानुपाती है। तीन के स्क्वायर होता है 9 और 4 के स्क्वायर क्या हो जाता है भाई? 16। 3 के स्क्वायर है 9 और 4 के स्क्वायर क्या है? 16। ठीक है, तो 9/16 गुणा है। तो हमारे पास कॉपर हानि कितनी हो जाएगी? कॉपर हानि हो जाएगी 9/16 गुणा। 9/16 गुणा किसका आएगा भाई? 6400 का। बराबर कितना होगा? 16 चौक 4, यही हुआ भाई। 9 चौक 36, कितना आ गया? 3600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये तो है कॉपर हानि। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं आयरन हानि क्या होगी भाई? तो आयरन हानि है कितनी? 1200। आयरन हानि तो कभी भी चेंज नहीं होती, ये तो हमारे पास सदैव ही क्या रहती है? फिक्स। तो ये कितनी होगी? 1200 वाट। तो आप मुझे बताइए कुल हानि कितनी हुई? तो कुल हानि हुई 3600 प्लस 1200 बराबर कितना वाट हुआ? 4800। अब 4800 वाट ये टोटल उत्तर किस किस का आया? इतने जनों के। ओके, बाकियों के कुछ नहीं आया। 6000 किधर से आया भाई? कैसे लाए हैं? स्क्वायर नहीं किया ने। मैथ की क्लास नहीं हो रही। मैथ की क्लास इस पूरे हफ्ते नहीं होगी क्योंकि सर है ही नहीं। अगले हफ्ते होगी क्योंकि सर आ जाएंगे।
ये कारण कारण है। जो अपने फुल कैसे हो, तो क्या करो, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा करो, नहीं पढ़ाई तो बाद में दे देना। नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे ने 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले टाइम टेबल जारी किया है, वो किसी एक व्यक्ति के कहने से कभी टाइम टेबल चेंज करेगा? तो फिर वो व्यक्ति कहता क्यों है? हाँ ऐसे। आपको ये लगता है कि मैं बहरा हूं, है कि नहीं है? आज 8 बजे था सेमिनार, और हमेशा सेमिनार के दिन आज तक मैंने सेमिनार ही लिया है 8 बजे। कभी भी आपका बैच 4 महीना पुराना है तो कितने भी बुधवार है, आपकी 8 बजे क्लास मैंने जिंदगी में कभी नहीं ली। तो आपको पता होना चाहिए था। दूसरा है कि सेमिनार होने के तुरंत बाद में आपके ही बैच में आया हूं, इसलिए कोई सवाल वापस होना नहीं चाहिए। कायदे की बात है कि नहीं है? मैं नहीं आता तो सवाल होता, अब नहीं नहीं आता ना तो सवाल होता है कि सर सेमिनार के कारण आपने क्लास नहीं ली, छुट्टी रख दी। मैंने कहा कि सेमिनार के बाद में मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ, छुट्टी नहीं रखी। सेमिनार के टाइम तो कन्फर्म है कि मैं सेमिनार लेने वाला हूँ, वो तो कन्फर्म है। तो फिर आपका कन्फर्म टाइम था तो मैं आ गया था, इसलिए कोई ऐसा सवाल है नहीं। उसको मैंने बहरा इसलिए बोला था, जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे रास्ते में ये लाइन बोल दी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा बाद में बात कर लेंगे। जब तुमने बोला तो उसने मुझे वापस लाइन बोली, कारण ये था, बाकी ऐसा कोई कारण है नहीं। हो गया। इधर देख लो भाई, तुम इधर उधर से मुद्दों में भटको मत। उत्तर आया प्रश्न का केवल 4 बच्चों के। कितने दिनों गया? ज्ञान चाहिए ये और ये टाइम वो टाइम। सवाल का उत्तर कितने जनों गया? 4 जनों के। और ये मैंने कहा था, इसलिए मैंने आते ही कहा था किसी का डाउट है तो पूछ लो। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि डाउट आपका आएगा नहीं अभी, लेकिन जिस दिन भी आप पढ़ने लगेंगे उस दिन डाउट आएगा। उस दिन आपके पास उत्तर बताने वाला पास में नहीं होगा। ऐसा होता है ना भाई, है? मैं पहले बता देता हूं ना। एक अच्छा सवाल बताता हूं, एक और अच्छा सवाल करा देता हूं। सवाल मिल नहीं रहा, किधर है? इसमें एक था सवाल। चलो ये सवाल करा दूं, एक उससे पहले एक और सवाल करा देता हूं। 75% लोड पर ताम्र हानि 4500 वाट तथा लोहा हानि 2000
2000 वाट है तो कितने प्रतिशत लोड पर दक्षता अधिकतम होगी? अब की बार मामला हो गया ऊपर नीचे, हो गया ना? अब हम इसको दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। एक प्रकार जो मैंने आपको सूत्र पहले भी बताया था, पहला सूत्र ये बताया था, नया लोड बराबर लोहा हानि बटा ताम्र हानि हो जाएगा। लोहा हानि बटा ताम्र हानि इंटू पुराना लोड। तो नया लोड तुम्हें ज्ञात करना है। लोहा हानि कितनी दी हुई है भाई? 2000। ताम्र हानि कितनी है? इंटू लोड कितना परसेंट है? अब आप इसको सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटोगे ऊपर होगा 4, नीचे होगा 9, तो होगा 4 का तो हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3 गुणा 75%। 25 दुआ कितना परसेंट आ गया भाई? 50। सीधा हो गया कि नहीं हो गया? और ऐसा तो मैंने आपको बताया था सूत्र, करो फिर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे रिलेटेड करा दीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं? इससे रिलेटेड क्या थ्योरी थोड़ी चल रही, क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं। कि भाई आपको दिक्कत कहाँ आएगी क्वेश्चन में? न्यूमेरिकल करोगे तो दिक्कत आएगी, और न्यूमेरिकल ज्यादा टफ होते नहीं है। अरे रहने दो रहने दो रहने दो, ठीक है भाई, लिख लिया। ओके, अब अगला सवाल है हमारे पास। अगला चलो हेडिंग लिख दो आप। एक वोल्टेज रेगुलेशन नाम होता है, नाम सुना? वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इससे कहते हैं, हिंदी में तो ये कह दो विभव नियमन।
यानी वोल्टेज जो रेगुलेट हो रहे हैं इनका मान क्या होना चाहिए भाई, इनका मान फिक्स होना चाहिए। वोल्टेज जो रेगुलेट हो रहे हैं इनका मान क्या होना चाहिए, तो इनका मान फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है वोल्टेज रेगुलेशन का मामला, देख लीजिए ध्यान से। वोल्टेज रेगुलेशन ऐसा है कि हमारे पास प्रतिशत में लिख देता हूँ, वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू कितना परसेंट है, 100। वी एन एल होता है नो लोड वोल्टेज, वी एफ एल है हमारे पास फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, वी एन एल है नो लोड वोल्टेज, वी एफ एल क्या है भाई, फुल लोड वोल्टेज। अब हमारे पास क्या हुआ भाई, नो लोड और फुल लोड के बीच में, तो आप चाहते हैं कि लोड परिवर्तन होने पर वोल्टेज में ज़्यादा परिवर्तन होना नहीं चाहिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान सदैव कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वी आर का मान सदैव वोल्टेज रेगुलेशन का मान सदैव क्या होना चाहिए भाई, कम से कम होना चाहिए। यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमारे पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सदैव इसका मान कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सदैव मान कितना होना चाहिए भाई, वोल्टेज रेगुलेशन मान कम से कम होना चाहिए। और हमारे पास नो लोड और फुल लोड के वोल्टेज का अंतर क्या होना चाहिए, कम से कम। जितना नो लोड वोल्टेज है उतना ही लगभग फुल वोल्टेज रहेगा, तो मामला क्या रहेगा, सही रहेगा। करो नोट। लिख लिया भाई, ओके। अब करते हैं एक सवाल। पूर्ण भार पर पूर्ण भार पर ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज 480 वोल्ट है तथा
बाहर हटा लेने पर आउटपुट वोल्टेज का मान 540 वोल्ट हो जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करो। साढ़े ठीक है भाई। तो आप कहेंगे पूर्ण बार पर का मतलब हो गया फुल लोड कितना है 480 वोल्ट, और बार हटा लिया तो नो लोड कितना हो गया भाई 540। वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या है? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। नो लोड कितना है भाई 540, फुल लोड 480 बटा 480 गुणा क्या है 100। 540 में से 480 गए कितना है 60, 60 बटा 480 गुणा क्या हो गया भाई 100। यही हुआ। 0 से 0 इसको काटा तो कितने बार देगा 8 बार। 8 से 100 में 8 का दिया तो 12 पॉइंट। ठीक है भाई, लिख लिया। क्लियर? ओके। अब हमारे पास ये आ गया नो लोड और फुल लोड का। अब देखो हम एक नोट डाल लो, मैं पिछली बार लिखना भूल गया था, मैं 2-3 पॉइंट में चीज़ें लिखूंगा, आप लिखिए।
ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है। प्राथमिक व द्वितीयक। ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राथमिक व द्वितीयक। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट डाल गई, पॉइंट डैश कर देना। दोनों वाइंडिंग तांबे से निर्मित होती है। दोनों वाइंडिंग तांबे से निर्मित होती है। ब्रैकेट में लिख देना प्रतिरोध कम। भाई प्रतिरोध कम है ना, तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? कम। तो ब्रैकेट में लिख देना प्रतिरोध कम। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध अनंत होता है। दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध अनंत होता है। दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध क्या है? अनंत। आगे बोले ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। लिख दो ब्रैकेट में ताकि ध्यान रहे, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ये भी मामला ठीक है। अगला लिखें, लिख दिया। ठीक है। अगला लिखें पॉइंट्स, दोनों वाइंडिंगों के बीच में प्रतिष्ठम कम होता है। दोनों वाइंडिंगों के बीच में प्रतिष्ठम कम होता है। प्रतिष्ठम क्या कहलाता है? रिलक्टेंस। तो दोनों वाइंडिंगों के बीच में प्रतिष्ठम क्या होता है भाई? कम। प्रतिष्ठम मतलब रिलक्टेंस। चुंबकीय फ्लक्स के परों में बाधा, बाधा क्या है? कम है। तो दोनों वाइंडिंगों के बीच में प्रतिष्ठम कम होता है। दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध प्रतिष्ठम कम होता है। लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैं पहले लिखना भूल गया था वाइंडिंग का, ये हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। हेडिंग हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है भाई? अलग अलग आधार है। तो ऐसे में नेक्स्ट अलग अलग लिखता जाऊंगा, हेडिंग डालता जाऊंगा। वोल्टेज के आधार पर होगा, फेज के आधार पर होगा, शीतलन प्रणाली के आधार पर होगा, ये इसके जो हमारे पास कोर के आधार पर होगा, पावर के आधार पर होगा, मापक यंत्र के आधार पर होगा। तो इन सभी प्रकार के वर्गीकरणों को हम वन बाय वन करके देखेंगे। इनमें सबसे पहला हम ये लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर वर्गीकरण। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? दो।
पहला तो है स्टेप अप, दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन। ठीक है, एक स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज बढ़ेगा। हमारे पास सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से क्या हो जाएगा भाई? ज़्यादा। तो आप कहेंगे सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा कब होगा? जब सेकेंडरी में चक्रों की संख्या भी प्राइमरी से क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास वोल्टेज क्या हुआ भाई? बढ़ा। वोल्टेज बढ़ा तो धारा क्या हुई? घटी, क्योंकि पावर में आवृत्ति क्या रहती है? नियत। और इसके लिए स्टेप अप के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्राथमिक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को क्या रखना होता है? कम। और सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को क्या रखना होता है? ज़्यादा। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पारेषण लाइन में। तो वोल्टेज बढ़ाने का क्या है? स्टेप अप। वोल्टेज घटाना है तो आप कहेंगे सेकेंडरी का वोल्टेज प्राथमिक से क्या हो गया भाई? कम। क्यों कम हुआ? क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न भी क्या थे? कम थे। इसका कुल मिला के मामला है वोल्टेज क्या हो गया? डाउन। वोल्टेज डाउन हो गया तो करंट क्या हो गया? अप हो गया। और ऐसा होता है तो प्राथमिक में चक्रों की संख्या क्या है भाई? ज़्यादा। और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या क्या है? कम। और ये हमारे पास कौन सी लाइन है? वितरण लाइन। लिखो। हो गया? क्लियर? ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण।
कोर के आधार पर वर्गीकरण है, तो हम क्या देखेंगे भाई? सबसे पहली बात कि कोर है, पूछे बड़े ट्रांसफॉर्मर में कोर कैसी बनाई जाती है, तो बड़े ट्रांसफॉर्मर में वर्ताकार अनुप्रस्थ काट होता है, छोटे ट्रांसफॉर्मर वर्ताकार नहीं होता, आयताकार होता है। बड़े ट्रांसफॉर्मर वर्ताकार होता है। कोर बनी हुई किसकी होती है? तो कोर हमारे पास किससे निर्मित है भाई? तो कोर क्रोड कह देते हैं। जो मैंने आपको पहले लिखा दिया था कि सबसे अच्छा तो है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। दूसरा है, यदि ये नहीं होता तो हम क्या काम लेते हैं? सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात। बड़े ट्रांसफॉर्मर में कोर का वर्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। वर्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। क्रोड या कोर हमारे पास क्या हो गया भाई? CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये हमारे पास किसका बना हुआ है भाई? तो आप कहेंगे सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। ठीक है। बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उसमें कोर का वर्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। कैसा क्षेत्रफल होता है भाई? वर्ताकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब आता है तीसरे नंबर पर मामला। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफॉर्मर कौन से कोर के बनाए जाते हैं? तो फेराइट कोर के। फेराइट कोर से निर्मित होते हैं। अब हम देखते हैं कोर प्रकार में तीन प्रकार हैं कोर के आधार पर। एक तो हमारे पास कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा सेल टाइप, तीसरा बेरी टाइप। तीन प्रकार के ना। हो गया। अब हम देखते हैं तीनों प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो इसके अंदर वर्गीकरण में है। पहला है क्रोड कह दो, इंग्लिश में कह दो कोर प्रकार ट्रांसफॉर्मर। अब कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है?
देखो कि मैं पूरी डिटेल में बनाता हूँ, उससे पहले एक और चीज़ भी बना के दिखाऊंगा कि जब किसी पर भी मैं वाइंडिंग लपेटूंगा तो वाइंडिंग का एक खुद का सिद्धांत होता है। ये कोई कोर है, इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो वाइंडिंग लपेटी जाती है तो सबसे इसके जो पास में वाइंडिंग लपेटी जाती है ना, जो इसके सबसे पास में, एक वाइंडिंग ये होती है जो इसके बहुत ही पास में लपेटी जाती है। जो बहुत ही पास में लपेटी जाती है वाइंडिंग, ये बताओ वाइंडिंग कहाँ है? कोर के पास में। जो कोर के पास में वाइंडिंग है इसे हम कहते हैं एल वी। एल वी का मतलब लो वोल्टेज। एल वी का मतलब लो वोल्टेज। और जो इसके दूर वाइंडिंग लपेटी जाती है, जो वाइंडिंग इसके दूर लपेटी जाती है, ये कहलाती है एच वी। एच वी का मतलब है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर से क्या होती है भाई? दूर। और लो वोल्टेज हमेशा क्या होती है भाई? पास। क्योंकि लो वोल्टेज चुंबकीय फ्लक्स कम उत्पन्न करेगी तो कोर को आसानी से काट लेगी। हाई वोल्टेज वैसे भी चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न करेगी, तो दूर रहेगी तो भी चुंबकीय फ्लक्स को काट लेगी। तो इस हिसाब से बनाया जाता है। तो पहले वाला में ये बना दो एक बार। और ये मैं जितना ही बना रहा हूँ ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए लो वोल्टेज कोर के पास में कौन सी वाइंडिंग होती है, तो आप क्या कहेंगे? लो वोल्टेज। कोर से दूर कौन सी होती है? हाई वोल्टेज। ठीक है भाई।
तो बड़े ट्रांसफार्मर कोर का वर्ताकार अनुप्रस्थ क्षेत्र होता है और उच्च आवृत्ति के फेराइट कोर्स हैं, ये बना लिया, ये भी बना लिया ना। अब आते हैं, अब हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है इस प्रकार का बना हुआ है, इसमें एक वाइंडिंग यहाँ है, वो हमारे पास कहलाती है प्राथमिक वाइंडिंग। कौन सी कहलाती है भाई? प्राथमिक वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग यहाँ है, उसे हम क्या कहेंगे भाई? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में हमारे पास ये कोर को काटेगा तो यहाँ पर एक चुंबकीय पाथ बनेगा। क्या बनेगा भाई? यहाँ पर क्या बनेगा? एक चुंबकीय पाथ बनेगा। तो ये एक चुंबकीय पाथ बन गया। जो चुंबकीय पाथ बना है हमारे पास, इसमें चुंबकीय पाथ है कितना? केवल एक चुंबकीय पाथ है तो हमारे पास फ्लक्स क्या काटेगा? कम। यदि 2 होता तो फ्लक्स क्या काटता है? ज्यादा। 3 होता तो फ्लक्स और ही क्या काटता है? ज्यादा। 4 होते तो और ही क्या काटता है? ज्यादा। तो एक ही है तो चुंबकीय फ्लक्स कम है। चुंबकीय फ्लक्स कम है तो इसका मतलब लीकेज क्या है? ज्यादा। लीकेज क्या है? ज्यादा। ठीक है, अब एक आपको पूछा जाता है ये कौन से आकार का है? आयताकार नहीं होता इसमें हमारे पास कौन सा आकार का ये? एक तो है एल आकार, एक तो एल कैसे है? तो आप कहेंगे एक एल एस रखा और एक एल एस रखा, हो गया एल। दूसरा होता है यू व आई। दूसरा क्या है? यू व आई। यू व आई ये कहता है कि ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास है आई। ठीक है ना? तो एल आकार का होता है, यू व आई आकार का होता है। ये आकार है भाई, तो इस आकार का बना हुआ है। ई और आई जो बोल रहे हैं उनको एबीसीडी नहीं आ रही है। ई और आई में हमारे पास 2 नहीं 3 लिम्ब हो जाएंगे। लिम्ब कितने चाहिए? 2। 1 और 2 ही लिम्ब है ये। ई और आई कैसे बन जाएगा? ऐसे ऐसे क्यों है? रटो क्यों, समझो कैसे बना, मैंने आपको दिखाया ना भाई। रटो क्यों? ई व आई ऐसे टीर फीर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप बना के देखो बन रहा कि नहीं बन रहा। एल है तो एल से बनाया, यू और आई से बनाया तो एस से बनता। कहने का मतलब यही है। तो यू व आई और एल प्रकार से बनता है। ठीक है, ई व आई है जो अगला आएगा, ये नहीं है। अभी अगला बना देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ठीक है, आप देखो, आप पूछा जाता है इसमें लिम्ब कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? लिम्ब है 2। लिम्ब किसे कहते हैं? जो कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो हमारे पास लिम्ब एक प्रकार के कोर ही हुई। लिम्ब एक प्रकार का क्या कहलाया भाई? कोर। ठीक है, अगला आपको पूछे इसमें चुंबकीय पाथ कितने हैं? चुंबकीय पाथ कितने हैं भाई? 1 है। ठीक है भाई, तो हमारे पास इन दोनों के अंदर चुंबकीय पाथ कितना होता है? 1। ठीक है, और क्या होता है भाई? चुंबकीय पाथ केवल 1 है तो हमारे पास लीकेज कम है ज्यादा है? तो लीकेज ज्यादा है, दक्षता कम है। लीकेज अधिक। लीकेज अधिक होने के कारण हानि क्या होगी भाई? अधिक। हानि अधिक के कारण क्या होगी? दक्षता क्या होगी? कम। ठीक है, ओके। तो सबसे कम दक्षता किसकी होती है? हमारे पास। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, ताम्र हानि ज्यादा होती है कि लोहा हानि? है, गलत कर रहे हो।
ताम्र हानि ज्यादा है। याद रखने का मैं तरीका बता दूं कि ये है हमारे पास, इसमें दोनों तरफ बाहर की तरफ तांबा दिख रहा है, लोहा दिख रहा है, तांबा है। इसके भी एंड पर तांबा है, इसके भी एंड पर तांबा, तो बाहर की तरफ क्या है, तांबा है। वो हानि क्या है, ज्यादा। अगले में भी ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, इसमें ताम्र हानि लोह हानि से क्या है, अधिक। इसमें ताम्र हानि लोह हानि से क्या है, अधिक। लिख लो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो, बताओ। हैं, अच्छा इसकी मन की बात ही, तो भाई मन की बात किसी और को बताओ, इसको क्या बता रहे हो अब, है ये ये फिर इसको ही बताओ फिर। लिख ले भाई। एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि वाइंडिंग कौन सी काम में ली, तो आप कहना कंसेंट्रिंग या आप क्या कह दो, बेलनाकार। ठीक है, वाइंडिंग कौन से काम में ली भाई, कंसेंट्रिंग या बेलनाकार। ठीक है, हमारे पास लीकेज अधिक है, हानि अधिक, दक्षता कम। ताम्र हानि लो हानि से क्या है, ज़्यादा। वाइंडिंग है जो हमारे पास कंसेंट्रिंग या कौन सी है भाई, बेलनाकार। ये भी मामला ठीक है। उच्च वोल्टेज पर उपयोग लिया जाता है भाई। हाँ, हाई वोल्टेज पर हमारे पास धारा कम रहेगी। धारा कम होने के कारण ताम्र हानि थोड़ी घटेगी। मामला एडजस्ट कर लेंगे, है कि नहीं है ऐसा। एलपी का बैच ले रखा हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 30 की 3 की तैयारी कर रहा हूँ, कंप्लीट नोट्स बनाऊँ बनाऊँ क्या, ये क्या सवाल है, आप समझो, बताओ क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो कमेंट आपने पढ़ा। नहीं, नोट्स किसके, टेक्नीशियन के, ट्रेड के। ट्रेड तो उसने लिखा ही नहीं कहीं। एलपी के बेच ले रखा, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा, तो उसको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात रेलवे की कर रहा ना भाई,
नहीं तो एक बिहार में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, उसमें आप बनाना पड़ता है। BSPSL टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जारी है, अभी आई हुई है, उनको तो ये बनाना पड़ता है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसमें सिलेबस में नहीं है, तो ये पूरी क्लियर करनी पड़ती है। नहीं तो पता नहीं वो बिहार रेलवे दो नाम है अपने बीच में खा गए हो, साइलेंट आ जाते हैं। हाँ भाई, चलो भाई। अगला हमारे पास होता है कौन सी, सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर। दूसरे कौन से ट्रांसफॉर्मर है भाई? सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर ये होता है, रुको, पिछली बार हमने दोनों छोर पर वाइंडिंग की थी, एक इधर की थी प्राथमिक, इधर की थी द्वितीयक। तो तांबा हानि बाहर थी, तांबा बाहर था तो ताम्र हानि क्या था, ज्यादा। अब की बार जो वाइंडिंग है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, वो हमारे पास कौन से लिंब पर की जाती है, सेंट्रल। तो सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग की जाती है, जो प्राथमिक वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग कहाँ की जाती है भाई, सेंट्रल लिंब पर। दोनों वाइंडिंग सेंट्रल लिंब पर की जाती है, इसलिए प्राथमिक वाइंडिंग से यहाँ पर चुंबकीय पाथ बनेंगे। कितने पाथ है भाई, ये एक, ये कितने हो गए, दो। तो बताइए, अब आपसे सवाल पूछे अलग अलग, आकार बताओ पहले तो। हाँ, ई व आई, बिल्कुल सही बात है, ई व आई है। एक है टी व यू, ठीक है ना। एक होता है एफ आकार, बता दूं, ये यू एंड टी तो ऐसे है भाई, देखो ये रहा यू, ये रहा टी, ई व आई तो दिख ही रहा है। एफ के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये रहा एफ, यही रहा एफ। अब एक जो मैं बढ़ाऊंगा वो बने तो मेरे से, मतलब वैसे तो जाता नहीं है, लेकिन निमी की किताब में चित्र भी बना के उन्होंने दिया है, वो है एम प्रकार का। निमी वालों ने चित्र भी दिया इसका, इसलिए इसके बारे में आप मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करें। एम प्रकार का होता है, ऐसे सीधे तरीके से बनाने पर एम नहीं बन रहा है। उन्होंने एम को जाने अजीब से बनाया था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, अब पता नहीं ऐसा कुछ किया था उन्होंने, ऐसा कुछ करके। अरे ई नहीं रहे भाई, वो एम था, उन्होंने बनाया था, फिर उन्होंने इधर इस प्रकार कुछ किया था वो एम स्टैंपिंग लिखा हुआ नाम एम ही है। आप निमी की ओरिजिनल किताब देखो, उसमें चित्र बना हुआ पड़ा है, इसलिए मैंने लिख दिया एम। इसलिए मैंने कहा एम के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाए, मैंने लिखते ही कहा है, सवाल पूछने के बाद नहीं कहा, पहले कहा है।
मैं लिखूंगा तो सही, क्योंकि पूछ ले भाई कौन सा बनाया जाता है, एम बनाया जाता है, नीमी किताब में चित्र बना के दिया है तो बनाया तो जाता है। ठीक है, अब आता है, पूछें इस पर लिंब कितने हैं, तो लिंब है 3। वाइंडिंग मध्य लिंब पर, चुंबकीय पात कितने होते हैं, 2। इसका लीकेज है कम होता है, आता दक्षता अधिक है। यहाँ पर जो वाइंडिंग काम में ली जाती है वो वाइंडिंग होती है हमारे पास, एक होती है सैंडविच प्रकार, या डिस्क प्रकार। ठीक है ना, वाइंडिंग क्या होती है, सैंडविच प्रकार या डिस्क प्रकार। कम व मध्यम वोल्टेज, और इसमें लोहा हानि ज़्यादा होगी ताम्र हानि की तुलना में। लोहा हानि ज़्यादा हो रही है ताम्र हानि की तुलना में, तो लोहा हानि तो फिक्स है, ये तो वैसे भी उतनी ही होनी है, तो इसका मतलब इधर तांबा हानि क्या है, कम। कुल मिला के इधर हानि भी क्या हो रही है, कम, क्योंकि चुंबकीय पात कितने हो गए, 2। खाने वाला सैंडविच का नाम सैंडविच क्यों रखा गया है, इसका इसलिए रखा गया है कि 2 ब्रेड के बीच में सब्जी भरी जाती है, इसलिए। आप बताइए सैंडविच प्रकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 2 लिंब के बीच में वाले लिंब पर वाइंडिंग है कि नहीं है, इसे सैंडविच प्रकार कहते हैं। सैंडविच का मतलब होता है 2 के बीच में तीसरा भाग। यदि आप जो ओरियो बिस्किट लाते हैं या क्रीम वाला बिस्कुट लाते हैं, 2 बिस्किट के बीच क्रीम भरी होती है ना, वो भी सैंडविच प्रकार है। ठीक है, वाइंडिंग एक पर ही है, इसलिए हमने लिखा है कि टोटल लिंब तो 3 है, तो कोर तो 3 है, लेकिन वाइंडिंग मध्य लिंब पर है। हाँ, लिंब भी है। ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी होते हैं, तो वो भी हमारे पास कौन सा प्रकार कहलाता है, सैंडविच। 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप का पदार्थ होता है, तो सैंडविच का मतलब होता है ये। सैंडविच का असली रूप 2 ब्रेड के बीच में सब्जी डालना ही था। फिर इधर आया, अपने भारत में ढंग से सैंडविच फैला, तो उसने कहा इतने से तो क्या होगा, एक में आलू टिक्की डालो और एक में सब्जी डालो, अलग करो, तो उसको है ना डबल डेकर बनाया। ऐसे बनाया ना भाई, तो
दो ब्रेड के बीच में डाला हुआ है, फिर इसके ऊपर और डाला और फिर एक और ब्रेड लगाई। वड़ा पाव तो सिंपल ही है, जैसे मान लो उसमें भी दो ब्रेड के बीच में एक आलू टिक्की डालते होंगे, यही है ना। महाराष्ट्र डालते, लेकिन डालते तो आलू टिक्की है। मतलब दो पाव के बीच, पाव क्या होता है? ब्रेड का ही तो बना होता है, और क्या होता है? पाव क्या होता है? देखो दोपहर का टाइम है, इतने ज्यादा इधर चर्चा नहीं करनी चाहिए, टॉपिक पे रहना चाहिए, नहीं तो भूख ज्यादा लगने लग जाती है। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। क्यों शंकर, नींद आ रही है? तो क्या रात को लेट सोया था? 3 बजे है? 1:30 बजे उठा कितने बजे? 6 बजे। तो इतनी कम नींद लेता है? अरे नहीं नहीं, मेरे एक विषय है, कंसर्न विषय, मैं आपका ढंग की काउंसलिंग करूंगा इस मामले में। आप हर दिन कितने घंटे सोते हैं? बैठ दो, वापस बैठ, वापस। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं किसी का ध्यान रखूं या नहीं रखूं, आपकी पढ़ाई का मैं पूरा ध्यान रखता हूं। कम से कम 6 घंटे तो क्या हो, 7 घंटे से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। नींद लेने में क्या दिक्कत है? 7 घंटे नींद लेनी चाहिए। कवर तो सिलेबस तभी होगा जब ये भोगना चलेगा, माथा चलेगा तभी सिलेबस कवर होगा। जागते रहने से सिलेबस कवर थोड़ी होता है। सिलेबस कवर होता है माथा चलने से। जब आप जाग रहे हो और आपका माथा चल ही नहीं रहा, तो 2 घंटे में उतना ही पढ़ रहे हो जितना 1 घंटे में पढ़ रहे हो। इससे अच्छा 1 घंटा नींद लो। बैटरियां तभी परफॉर्मेंस करती है जब बैटरी चार्ज हो, तो आपको इसको चार्ज, रेस्ट की आवश्यकता है, आप लिया करें रेस्ट। पढ़ने के लिए बाकी टाइम बहुत है, समय बहुत है, हैं? क्या हुआ? खड़ा हो जा फिर। क्या हुआ? सही बात है, फिर खड़ा ही रह तू। हैं? इसकी गलती क्या है? तू खड़ा हो जा। अगला है, आवाज नहीं भाई। यदि मैंने बोला है खड़ा होने का तो खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर एक और ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें केवल एक ही लिंब होता है। आपने एक में देखा 2 लिंब होता है, एक में देखा 3 लिंब होता है। ये ऐसा है जिसमें केवल एक ही लिंब है। अब यहां पर इसमें क्या है कि मामले में ये, अब ये जो है इसके ऊपर पहले हमें वाइंडिंग करनी पड़ती है प्राथमिक। पहले कौन सी वाइंडिंग करनी पड़ती है? प्राथमिक। पहले मैं इसके ऊपर कर देता हूं प्राथमिक वाइंडिंग। ऐसे प्राथमिक वाइंडिंग कर दी। प्राथमिक वाइंडिंग करने के बाद में इसके ऊपर है ना वो एक इंसुलेशन के लिए कागज या लेदराइड पेपर कोई लगा दिया जाता है, इंसुलेशन के लिए लगा दिया। और इंसुलेशन के लिए लगा दिया, लगाने के बाद में इसके ऊपर एक और वाइंडिंग कर दी गई है, तो वो वाइंडिंग हमारे पास कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी। प्राथमिक वाइंडिंग ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की
लेकिन दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट है नहीं है, क्योंकि बीच में हमने क्या लगाया भाई, इंसुलेशन लगा दिया। ठीक है, अब जब हमने इंसुलेशन लगा दिया, ये वाइंडिंग हो गई बीच वाले पर। अब इसके चारों ओर आयताकार पट्टियां लगाई। चारों ओर कौन सी पट्टियां लगाई भाई, आयताकार। ये चारों ऐसा आयताकार पट्टियां लगी हुई है। चारों ओर आयताकार पट्टियां लगने के कारण यहां पर जो चुंबकीय पाथ बना ना, इन सभी से होके हमारे पास चुंबकीय पाथ बनेगा, है कि नहीं है? सभी से बन के बनेगा, तो चुंबकीय पाथ की संख्या क्या हो गई भाई, अनेक। जितनी ज्यादा आयताकार पट्टियां चारों ओर है, चुंबकीय पाथ उतना ही ज्यादा है कि नहीं है? तो आप बताओ इसमें चुंबकीय पाथ क्या होंगे, तो आप कहेंगे अनेक। चुंबकीय पाथ अनेक है तो लीकेज क्या होगा भाई, कम। दक्षता सबसे ज्यादा, एक ही लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। एक ही लिंब पर प्राथमिक वाइंडिंग ऊपर क्या की जाती है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। लेकिन इसमें रीवाइंडिंग करना मुश्किल है। वाइंडिंग खराब हो गई, चारों ओर पत्तियां लगी हुई है, इस वाइंडिंग को खोल के वापस दूसरी स्थापित कर पाओगे क्या, नहीं। तो इसमें रीवाइंडिंग करना क्या है, मुश्किल। इसमें रीवाइंडिंग करना मुश्किल है। ठीक है, दक्षता सबसे ज्यादा है, तो इसका उपयोग कहां लेंगे, जहां सर्वाधिक दक्षता चाहिए वहीं इसका उपयोग लिया जाता है। सर्वाधिक दक्षता के लिए उपयोग और ये हमारे पास सेंट्रल लिंब के ऊपर एक ही लिंब है, इसके ऊपर ही हमारे पास क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग लपेट जाती है। रीवाइंडिंग करना इसका मुश्किल होता है। चुंबकीय पाथ अधिक होता है, अनेक है, तो इसलिए लीकेज क्या है, कम। ठीक है, बैठ जाओ। तो दोनों को मैं सलाह दे देता हूँ। एक तो आपको ऐसे हाथ दे के बोलना नहीं चाहिए, और आपको दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। एक घंटे की क्लास करने में सारा नेट ख़त्म हो जाता है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, और आपके लाइब्रेरी ज्वाइन करने से ऑनलाइन वाले पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो रिचार्ज का पैसा बच जाता पूरा, उतने में लाइब्रेरी हो जाती है। यदि 500 रुपये लेते होंगे 6 घंटे के, तकरीबन ही यही है। तकरीबन देखो सबका अलग अलग होगा। तकरीबन 6 घंटे की रेट 500 रुपये रहती है।
500, 550, 600 जो भी अलग अलग है, तकरीबन 500 है। हाँ लगभग है भाई, लगभग है। क्या हुआ? 20 घंटे की? वो तो देखो ऐसा है कि हमारी भी लाइब्रेरी है जोधपुर में, इधर नहीं है। तो वहाँ पर हम लाइब्रेरी में क्या होता है कि 6 घंटे की फीस लेते हैं 600, 18 घंटे की फीस लेते हैं 1200। क्योंकि हमें पता है कि 18 घंटा करो चाहे 24 घंटा करो, बंदा 12 घंटा आ जाए तो बहुत है। हैं? हाँ मैं कहूँ 24 घंटे, अच्छा 24 घंटे के 600 ही ले रहे हैं तो हो सकता है। 24 घंटे की 600 ले रहे हैं, इसका दो कारण है। या तो वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, या फिर आपकी ऐसी लगाई नहीं है। हाँ कूलर है ना, ऐसा कहना, बात करें ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, मुद्दा यही है। क्योंकि एसी का बिल ज़्यादा आता है, इंटरनेट का बिल नहीं आता लाइब्रेरी वाले के। लाइब्रेरी वाले के सबसे बड़ा बिल आता है एसी का। इंटरनेट का क्या बिल आए? इंटरनेट तो 1000 रुपये का रिचार्ज करे, 1 महीना चले वो। एक उसमें 30 के कैंडिडेट आराम से जुड़ जाते हैं, 30 से 40 एक साथ पढ़ सकते हैं। तो इतना सा पॉइंट होते हैं उसके, 30 पॉइंट होते हैं टोटल लगभग। हैं? तो एक बंदे का 30 रुपये पड़ा इंटरनेट का। तो क्यों क्यों? वही 30 रुपये क्या है, 2 शिफ्ट हो गई तो 15-15 ही पड़े। ये घर ये आ गए, इतना ही तो होता है। रिचार्ज कितना होता है? 1000-1200 का रिचार्ज होता है उसका। 1000-1200 का ही होता है वो रिचार्ज उसका, फाइबर वाले का। टेक्निक है होगी आपके पास। लेकिन अभी है ना, ट्राई ने एक रूल निकाल दिया है कि नो सिम खरीद ली नहीं तो 50,000 रुपये लगेंगे तेरे। नो सिम खरीद ली तो, जिसने नो सिम, ये ट्राई का रूल है ना, अखबार में है ना, अखबार में है, नो सिम खरीद ली तो 50,000 रुपये ना, रुपये या 2 साल का सजा, ऐसा कुछ है। हैं? नहीं मुझे नहीं पता भाई। पोर्ट अभी उन्होंने एक और निकाला इसकी, पोर्ट पर भी नहीं, अखबार में भाई, क्या यदि आप पोर्ट कराते हो तो 7 दिन बाद एक्टिव होगी। 3-4 दिन बाद कहाँ होती? 3 दिन लगता है। अब 7 दिन का कहाँ है? लिख लिया भाई। ओके चलो भाई, जो भी है। अब हमने कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर पूरा देख लिया। बेरी टाइप, सेल टाइप और कोर टाइप में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप अप और डाउन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ? अब हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर का अगला वर्गीकरण। अगले वर्गीकरण में हमारे पास है फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ठीक है। फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है 2 प्रकार से। एक तो होता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं
जो कम क्षमता के होते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं भाई? स्टेबलाइजर में, टीवी रिसीवर में, यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ बैटरी चार्जिंग में भी किया जाता है ना। ये सब हमारे पास क्या होता है भाई? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं। लाइट एंड फैन परिपथ के लिए इसका मुख्य रूप से काम में लिया जाता है, मोटर के लिए काम में नहीं लिया जाता है। तो आप इसका ये भी कह सकते हैं लाइट एवं फैन परिपथ के लिए। लाइट एवं फैन परिपथ के लिए काम में लिया जाने का मतलब है उच्च क्षमता की मशीनें नहीं चलेगी, बाकी तो सारा पंखा चलेगा, लाइटें चलेगी, मोबाइल चार्ज होगा, इस्त्री कर सकते हो, गीजर है जो आपके पानी गर्म कर लो, और ये सब काम होगा, बाकी सब चलेगा, लेकिन बड़ी मोटरें नहीं चलेगी। दूसरा है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अधिक क्षमता पारसरण एवं वितरण में पारसरण एवं वितरण में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। अधिक क्षमता है, पारसरण में वितरण में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ओके। अधिक क्षमता पारसरण एवं वितरण में सर्वाधिक उपयोग। और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का कायदा है कि सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मर की बजाय 3 फेज का एक ही ट्रांसफॉर्मर लगाने से हमारे पास लागत भी क्या आती है? कम। ये लाइन भले लिख लेना आप खुद ही। सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मर की बजाय 3 फेज का एक ट्रांसफॉर्मर लगाने से हमारे पास लागत कम आती है और बड़ी क्षमता की मोटर भी इसी से चलती है। यहां पर इसको काम में लिया जाता है। हो गया? अब यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लो भाई। कोई सवाल है, पूछना चाहते हो? नहीं, अब मैं 10 से 1 मिनट कोई सवाल गया तो सवाल को उत्तर दे दूंगा। डाउट वाला कोई भी सवाल है। आगे वाला है जो कनेक्शन है, कनेक्शन थोड़ा लंबा है। 3 फेज के संयोजन है ना, 3 फेज के संयोजन है स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, फिर स्टार एंट्री स्टार, फिर वीवी संयोजन, टीटी संयोजन, ओपन डेल्टा संयोजन। ओपन डेल्टा तो वीवी हो गया। टर्सरी संयोजन सारे ही पूछते हैं, इधर आईटीआई में सब पूछा जाता है। स्टार डेल्टा का कोई लेना देना नहीं है, सब बराबर है, हैं? इसमें हाँ, इसमें और डिप्लोमा की तुलना में यहाँ एक्स्ट्रा वो है जो बहुत बेसिक है, वहाँ एक्स्ट्रा वो है जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेटिव है, वहाँ एक्स्ट्रा है। यहाँ बेसिक बहुत एक्स्ट्रा है, किसका बना हुआ है, कहाँ क्या काम लोग है, कैसा एरिया है, यही आते हैं सवाल। आईटीआई जो कर रहे हैं, आईटीआई में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि फ्लक्स कैसे बनेगा कैसे, वो कहेगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बताओ कोर बनानी कैसी है, कैसी बनानी, उन्होंने कहा लो ये ऐसे बना दी। आईटीआई का काम एक्चुअल में वही है, कौन सी धातु का बना होता है, कैसा आकार का बना होता है, यही सबसे बड़ा मामला है।
बेसिक्स ही थे, ये प्योर बेसिक्स है। पिछली बार बीटेक वाले बच्चे थे लोको पायलट में, पार्ट बीम बहुत फेल हुए थे, क्योंकि उनको लगा था कि हाई लेवल पढ़ लिया, तो है नहीं ना इधर, बेसिक्स बहुत है। हाँ भाई, कोई सवाल पूछ लो। कोई डाउट नहीं किसी के? सिंगल फेज का उपयोग बूस्टर में भी किया जाता है क्या सर? देखो, बूस्टर है ना, उसी का अपरूप है स्टेबलाइजर। पहले इसे बूस्टर था, बूस्टर का कार्य होता था वोल्टेज को बढ़ाना। स्टेबलाइजर है जो दोनों काम करता, बढ़ाना और घटाना, स्टेबल करना। तो स्टेबलाइजर है जो बूस्टर का ही अच्छा रूप हो गया है। बूस्टर हम पहले काम में लेते थे, आजकल जो काम लेते हैं उसे बूस्टर नहीं कहते, स्टेबलाइजर ही बोलते हैं। पहले वोल्टेज बढ़ाने वाला था, गांव में लाइट आती थी डिम, कम वोल्टेज आते थे ना, तो बूस्टर क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, तभी आपके टीवी वगैरह चल पाते थे। बूस्टर का विशेष प्रयोग टीवी के समय करते थे, मैच आ रहा हो तो बूस्टर वगैरह लगाते थे, ऐसा होता ना। आपको वो जमाना नहीं पता होगा, उस समय क्या होता था कि गांव में एक तो लाइट आती थी 6 घंटे लास्ट, और वो भी मैच वाले टाइम आती नहीं आती कोई जरूरी नहीं है। तो जब कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप का मैच होता है तो 2-3 ट्रैक्टरों की बैटरियां खोल के लाते थे, ऐसा करना पड़ता था, ये होता था। तो एक ट्रैक्टर की नहीं चले तो 2-3 ट्रैक्टरों की लाके, क्योंकि उस समय मैच देखते तो 2-2 4-4 तो देखते नहीं थे, 15-20 जने मिलके देखते थे, और सबके घर वाले डांटते थे कोई मैच नहीं देखेगा, क्यों टीवियां देखते हो। सब एक जगह फिक्स करते थे, फिर उसी के कमरे में या ऊपर देखते थे, वही है, ऐसा ही मामला था, ज्यादातर ऐसा था। अब चेंज हो गया मामला। अब क्या है कि नए वालों में सभी को फिर भी मैच देखने का शौक है, तो घर में भी लगभग कई जने मैच देखते हैं, तो इसलिए आपको इतना ज्यादा कहते नहीं। पहले वाले बुजुर्ग है, मैच से कोई लेना न कोई देना। तो फिर वो बाकियों को कहते थे मत देखो, फिर उनके लिए बड़ा टास्क होता था, बैटरियां ट्रैक्टर की खोल के लाना बड़ा टास्क होता था। ये जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो या वर्ल्ड कप के मैच हो, इन दोनों मैचों में विशेष रूप से ऐसा काम करना पड़ता था। अब बहुत उसके बाद में जब काफ़ी टाइम हो गया, अब तो ठीक हो गया, क्योंकि विद्युत की सप्लाई आजकल गांवों में 20 घंटे के आसपास आने लग गई, लगभग गांवों में 20 घंटे के आसपास आने लगी। किसी की 18 आ रही होगी, किसी की 22 आ रही होगी, जो भी है। हाँ, तो वो 22 में आ गए। तो वो जो भी 20 घंटे के आसपास आती है उनको सबको 24 घंटे की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अब क्या है कि लगभग 20 घंटे सबके लाइट आती है, ऐसा कोई इतना खतरा है नहीं। आजकल हर घर में इन्वर्टर है, तो बैटरियां भी लगी हुई है, कोई खतरा भी नहीं है। पहले इन्वर्टर किसी के घर में था नहीं, बैटरियां ट्रैक्टर वाली खोल के लानी होती थी। हाँ। और कोई सवाल डाउट पूछना है पूछ लो भाई। रहने दे तेरे पास। ओके, तो ठीक है भाई, कर दो।